तो बेटा कल मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। और मैंने आपको ये बोला था हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है बेटा अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस बेटा। जो हमारे मेटल आयन होते हैं ना, मेटल आयन की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है बेटा। तो कल मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन मेटल आयन बेटा दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। या तो वो होंगे पैरामैग्नेटिक या वो होंगे बेटा डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये हो गया वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे बेटा। अब पैरामैग्नेटिक वाले मैग्नेटिज्म शो करेंगे, डायामैग्नेटिक वाले नहीं करेंगे। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कल मैंने बताया था अगर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे एक है चाहे एक से ज्यादा है बेटा, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर हमारे ट्रांजिशन मेटल के अंदर सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे ही इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है बेटा, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसे हम डायमैग्नेटिक बोल देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा केस होता है बेटा। तो हमने ना अब ये चेक करना है किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आपने ये चीज चेक करनी है ना बेटा, किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसके पास नहीं है, तो उसके लिए ना बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप आसानी से पता लगा सकते हो कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो बेटा ये देखो, जैसे मेरे पास आ गया Fe2 पॉजिटिव फेरस आ गया बेटा। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, तो हमने ये देखना है बेटा। जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने डी सब शेल में चेक करने हैं बेटा। क्योंकि डी ब्लॉक की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को डी सब शेल के अंदर चेक करेंगे। तो Fe2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये चीज हमें चेक करनी है। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ना आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 4s2 3d6। अब हमने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए बेटा। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर शेल से रिमूव होते हैं बेटा। ये इनर शेल है बेटा 3 4 आउटर शेल है, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो जब आप आयरन में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तो हमारे पास बचेगा बेटा 3d6। अब 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या किया करेंगे बेटा, डी सब शेल बनाया करेंगे। डी सब शेल में आपको पता ही है 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे ये 5 ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिए। इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 3d6 को शो करना है, तो आप 3d6 बेटा ऐसे शो करोगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया बेटा सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इसका मतलब आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। अगर आयरन के पास चार चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आयरन बहुत ज्यादा मैग्नेटिक करेक्टर जो है वो शो करेगा। आयरन 2 पॉजिटिव जो है बेटा वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। इस तरीके से हमें चेक करना होता है बेटा। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ बेटा, मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव का एग्जांपल है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा 4s1 3d10। आपको दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां से रिमूव होगा और एक यहां से रिमूव होगा बेटा। दोनों जगह से आप एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे, तो यहां बचेगा 3d9। तो यहाँ पे हमारे पास डी सब शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो अगर आप इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमारे पास कॉपर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सही। तो कॉपर को भी हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो हमें इसी तरीके से सभी को चेक करना होता है बेटा।
जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे ना डी ऑर्बिटल में, सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड होंगे बेटा, वो मैग्नेटिक करेक्टर शो नहीं करेंगे, बाकी सब मैग्नेटिक करेक्टर को शो करेंगे बेटा। कॉपर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये भी पैरामैग्नेटिक है। आयरन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये भी पैरामैग्नेटिक है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा आयरन, बिकॉज जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो उतनी ज्यादा शो होगी बेटा। अब यहाँ पे ना हमें देखो बताया गया, हमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिपेंड करता है उसके ऑर्बिटल मोशन पे भी और स्पिन मोशन पे भी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पार्टली ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, थोड़ा सा ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है बेटा, एंड पार्टली ड्यू टू स्पिन मोशन, थोड़ा सा स्पिन मोशन की वजह से भी होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बोला फॉर ट्रांजिशन मेटल स्पिन कंट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए स्पिन कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है बेटा, हमने जो सीबीएसई में फॉर्मूला पढ़ना है ना, सीबीएसई का जो फॉर्मूला है वो स्पिन मोशन पे डिपेंडेंट है, जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। एक्चुअल में जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना, वो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों को कंसीडर करके आता है। तो यहाँ पे मैं दोनों के बारे में ही आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम एक बार सीबीएसई वाला देखते हैं बेटा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो ऑर्बिटल मोशन पे भी डिपेंड करता है और वो स्पिन मोशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने बताया गया है वो स्पिन मोशन के लिए बताया गया है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का सिर्फ स्पिन मोशन कंसीडर करोगे, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा म्यू से, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास आएगा बेटा एन इंटू एन प्लस टू। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा, आपने काउंट करके बताना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 करके। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू आएगी बेटा, उसके यूनिट आएंगे बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट के जो यूनिट आएंगे वो बोहर मैग्नेटॉन आएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएम बोल देते हैं बेटा। बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी कंपटीशन में पूछ लेते होते हैं। इसकी वैल्यू होती है बेटा EH/4 पाई MC। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा, 4 आपको पता ही है, पाई आपको पता ही है, एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सी जो है बेटा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मतलब यहाँ पे 6 क्वांटिटीज आ रही हैं और 6 की 6 ही कांस्टेंट है बेटा। तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, पर इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ना अभी अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे बेटा। पहला एग्जांपल था Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव में हमारे पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करूं, तो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा 4 × 4 + 2। सॉल्व करोगे तो √24 बोहर मैग्नेटॉन। इसे और पॉइंट्स में लेना चाहोगे तो ये बन जाएगा 4.8 बोहर मैग्नेटॉन। अब रूट को मैंने पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट किया, इसके लिए ना प्रॉपर एक ट्रेडिशनल मैथमेटिकल मेथड भी है, और एक सिंपल मेथड है बेटा अप्रोक्सीमेशन का, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपको पता ही होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। यानी कि हमारा जो नंबर है ना 24, वो 16 से 25 के बीच में आ रहा है बेटा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो भी 4 से 5 के बीच में आएगा। अब आंसर 4 के कितना पास है या 5 के कितना पास है, वो हम वैल्यू से जज करते हैं बेटा। वैल्यू 24 है, विच इज वेरी नियर टू 25। 25 के बहुत नियर है ये। तो यहाँ पे आप नियर है तो इसको 4.8 या 4.9 एज्यूम कर सकते हो बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो। बिकॉज अगर आप 4.8 लिखोगे या 4.9 भी लिख दोगे, तो 0.1 का ही डिफरेंस आएगा ना बेटा, वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा तुक्का लगा के आपको आंसर जो है वो लिखना है बेटा।
तो हमारे पास Fe का आंसर आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 4.9। एक और एग्जांपल भी तो था बेटा यहाँ पे कॉपर का। कॉपर के एग्जांपल में आपने देखा था सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी हमारे पास 1 × 1 + 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा यहाँ पे √2। √2 की वैल्यू आप सबने पढ़ी हुई है बेटा। तो ये हमारे पास 1.414 बोहर मैग्नेटॉन आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टडी करना है बेटा। तो ये था हमारे पास हमारा केस, कंप्लीट हो गया बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ये मैंने सीबीएसई वाला आपको बताया बेटा अभी। जो कंपटीशन वाला है वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको भी कंपटीशन वाले में ही बताऊंगा। आप यही वाला फॉर्मूला याद रखो बेटा, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखो आप। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप करो। ठीक है बेटा। गुरलीन, जिगरजीत, कृतिका। ठीक है बेटा अनंत, ओके। तो यहाँ पे ना बेटा हमारे पास हमारी सीबीएसई वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब कंपटीशन में क्या आता है? कंपटीशन में कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे मैंने अभी भी लिखा हुआ था ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो स्पिन मोशन पे डिपेंड करती है और ऑर्बिटल मोशन पे डिपेंड करती है। तो सीबीएसई में आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल दिया। कंपटीशन में दोनों का मिक्स होके आ जाता है बेटा। दोनों का मिक्स होके कैसे आता है? कंपटीशन में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ स्पिन मोशन प्लस ऑर्बिटल मोशन। बेटा स्पिन मोशन की वजह से जो फॉर्मूला आता है वो आता है 4s × s+1। ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो फॉर्मूला आता है वो आता है l × l+1 बेटा। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है जो हम कंपटीशन में यूज करेंगे। बस प्लीज ध्यान से पढ़ लेना उसने क्या बोला हुआ है। अगर उसने कंपटीशन में बोल दिया μs निकाल दो, तो s का मतलब यहाँ पे स्पिन ओनली मोशन है बेटा। और अगर सिर्फ स्पिन मोशन है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो। बेटा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ये सेम है दोनों। इससे और इतने से हिस्से से आंसर जो है ना वो सेम आएगा। तभी आप देखोगे मैंने नोट्स में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है और फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। दोनों से आंसर सेम आता है बेटा। रिजल्टेंट स्पिन निकालनी बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया ही नहीं। मैंने आपको पीछे वाला फॉर्मूला बता दिया कि आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, अगर हमारे पास हमारा स्पिन मोशन भी है ऑर्बिटल मोशन भी है तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा। अब इस फॉर्मूला को हमने यूज कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 4s × s+1 और l × l+1। ऐसे यहां पे बेटा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, और एल है यहाँ पे रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एक ही बात है बेटा। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि हमने टोटल वैल्यू को ऐड करना है, और ऐड करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए हमारा। यानी कि दोनों का आंसर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी बेटा। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब ये रिजल्टेंट वैल्यू आपने निकालनी कैसे है? एस की वैल्यू, एल की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपने निकालनी कैसे हैं? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये देखो। आपको ना कोई भी आयन मिल जाएगा, उस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपने उसके डी सब शेल वाला अरेंजमेंट बनाना है, जैसे मैं बना रहा था बेटा पीछे बॉक्स लगा के। बस अगर आपने वो अरेंजमेंट बना लिया तो आपको एस और एल दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं आयरन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार। आयरन हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी 3d6 आ रही थी।
इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली ऐसे शो करोगे, देखो ये 5 आपने ऑर्बिटल बना दिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा 6, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन भी आप भर दोगे इस तरीके से। तो बेटा अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप एक काम करो, सभी ऑर्बिटल्स को एक नंबर प्रोवाइड करो। आपने पढ़ा होगा +1 क्लास में, डी जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं सबको एक या एक नंबर असाइन होता है जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। जैसे ये होता है -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2। तो हमने सबको एक नंबर असाइन कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं रिजल्टेंट स्पिन कैसे निकालते हैं बेटा। रिजल्टेंट स्पिन यानी कि एस को निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे वो काउंट करो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा ½ × 4 यानी कि 2। तो रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है बेटा। ये मैं मेरे फॉर्मूला में पुट करूंगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एल की वैल्यू निकालना चाहूँ, एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं देखो, रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, जिस जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, आप वो वैल्यू ऐड कर लो बेटा, बाकियों को छोड़ दो। जैसे यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको रहने दो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है -1 में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है 0 में, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 में, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 में। ये सारी वैल्यूज आप ऐड कर दो बेटा। ऐड करोगे तो एल की वैल्यू भी 2 आ गई। अब चलो यहाँ पे बाय चांस हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई है। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव भी होती ना बेटा तो आप उसका मोड लेके उसे पॉजिटिव बना देते। एस की वैल्यू एल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हमें ना यहाँ पे एल की वैल्यू भी मिल गई है, एस की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, यानी कि फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास μs+l √4s × s+1 +l × l+1। वैल्यू पुट कर रहा हूं देखो, वैल्यू आ जाएगी 4 × 2, 2 + 1 3, 2 × 2 + 1 यानी कि 3। ये हो जाएगा हमारे पास 24 बेटा, ये हो गया 6। टोटल आंसर आ गया √30। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा लगभग लगभग 5.4 बोहर मैग्नेटॉन बेटा। तो ये हमारे पास हमारा कंपटीशन क्वेश्चन है। अगर कंपटीशन में आया तो आपको एस वाला फॉर्मूला तो करना ही था, उसके साथ एल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहां तक आपका कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है कृतिका अर्शनूर, जिगर जी ठीक है बेटा। ठीक है बेटा ओके। बेटा ये थी हमारे पास हमारी कल वाली प्रॉपर्टी जो हमारी पेंडिंग रह गई थी, तो वो उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है बेटा। प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कलर्ड आयंस की प्रॉपर्टी बेटा। यानी कि हमने ये बताना है कि जो हमारे पास हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर शो करते हैं या नहीं करते हैं बेटा। तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि लगभग लगभग सारे, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स शो कलर इन देयर कंपाउंड्स। जो उनके कंपाउंड बनते हैं बेटा वो कलर्ड होते हैं। मैं प्योर फॉर्म की बात नहीं कर रहा। प्योर फॉर्म में तो ये ग्रेश सिल्वर कलर के होते हैं बेटा लगभग लगभग सारे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे उनके कंपाउंड्स की, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आयंस बनेंगे, फिर वो आयंस किसी और के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल बेटा कलर्ड होते हैं। और कलर भी वैरायटी वाले कलर है, ये नहीं है कि 2-3 कलर ही होंगे, अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं बेटा। जैसे आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, आयरन के सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है, कॉपर का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है बेटा।
पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो, सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है बेटा। तो सबके बड़े ही अलग अलग और यूनिक यूनिक कलर हैं बेटा, काफी सारे कलर होते हैं। तो हमने इस कलर वाली प्रॉपर्टी के लिए पढ़ना है कि जो ये कलर वाली प्रॉपर्टी है ये कैसे शो हो रही है और इसके पीछे का क्या रीजन है बेटा। तो वो रीजन मैं आपको बताता हूँ, देखो। यहाँ पे हमारे पास कलर शो करने का जो रीजन है ना बेटा, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि चाहे आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी हो, चाहे आपने कलर प्रॉपर्टी शो करनी हो, दोनों के लिए ही हमारे पास जो मेन रीजन है बेटा, वो रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे एटम के पास या आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, वो कलर वाली प्रॉपर्टी भी शो करेगा। लेकिन अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, तो ना ये कलर वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या केस रहेगा बेटा हमारे पास। इसको ध्यान से समझना ही बड़ा इजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखना एक बार। जैसे मान लो मेरे पास मेरा कोई भी एक सब्सटेंस है, मैंने उसके डी सब शेल आपको दिखा दिए बेटा। अब कंडीशन ये है, इस डी सब शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब हमारा मेटल फ्री फॉर्म में होता है ना, फ्री फॉर्म मतलब किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है, अभी अकेला बैठा हुआ है बेटा। जब हमारे पास हमारा मेटल डी ब्लॉक, जो सॉरी, जब हमारा मेटल जो है वो अकेला बैठा हुआ है यानी कि ग्राउंड स्टेट में है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। उसके पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव सब्सटेंस इसे अप्रोच करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी इसे अप्रोच करेगा बेटा, एनायन कोई भी अप्रोच करेगा, एनायन के अप्रोच करने पे हमारे पास जो ये पांच ऑर्बिटल हैं बेटा, ये सेम एनर्जी के नहीं रहते। ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक पार्ट बन जाता है हाई एनर्जी का, एक पार्ट बन जाता है लो एनर्जी का बेटा। जो हाई एनर्जी का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं Eg, और जो लो एनर्जी का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं T2G। इन दोनों के बारे में ना मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगले चैप्टर में। एक बार बस मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना कि रेलिवेंट है बेटा। तो ये देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये वाला डी सब शेल था। इस डी सब शेल के अंदर मान लो ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बेटा। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जैसे ही नेगेटिव वाले ने अप्रोच किया, नेगेटिव वाले के अप्रोच करने की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए बेटा। अब जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लो एनर्जी वाले में आ जाएंगे। पहले सबके अंदर एक एक था ना बेटा, अब पेयरिंग हो जाएगी, पांचों के पांचों जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप कर सकते हैं। जब ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करेंगे और जंप करके वापस आएंगे बेटा, तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब आप देखो, आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप कर रहे हैं। तो इसी जंपिंग को, इसी ट्रांसफर को हम बोलते हैं बेटा डी डी ट्रांजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, डी डी ट्रांजिशन। मतलब अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में बोलूँ ना, तो आसान भाषा में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जहां कलर की प्रॉपर्टी आ गई वहां पे आपने ये वाला वर्ड यूज करना है बेटा, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन का लोअर डी सबशेल से हायर डी सबशेल में जाना। और ये तभी पॉसिबल होगा बेटा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारे आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो लोअर डी सबशेल से हायर डी सबशेल में जाएगा, मतलब डी डी ट्रांजिशन शो करेगा। और उसी ट्रांजिशन से हमें कलर देखने को मिलता है बेटा। यानी कि जो मैंने आपको इतना समझाया है उसको अगर आपने समराइज करना है, तो समरी उसकी इस तरह से बनेगी बेटा। अगर कलर शो हो रहा है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन हो रही है बेटा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस कलर शो नहीं कर रहा, वो कलरलेस है,
तो कलरलेस का मतलब हो जाएगा उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वहां पे डी डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है बेटा। सिर्फ इतनी कहानी है और कुछ भी नहीं है बेटा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, मैं एक बार फटाफट आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ से। आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड, सॉलिड स्टेट में भी एक्वस सॉल्यूशन में भी, बस कंपाउंड होने चाहिए बेटा। कलर क्यों आ रहा है? दिस कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सब शेल। अब इनकम्प्लीट का मतलब यही हुआ ना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अगर डी सब शेल कंप्लीट हो जाता तो सारे पेयर्ड हो जाते। इनकम्प्लीट का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। When an ion approach the metal ion, their d orbital do not remain degenerate। जब नेगेटिव चार्ज वाले अप्रोच करेंगे तो इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहती। सेम एनर्जी वालों को डीजनरेट बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी सेम नहीं रहेगी तो ये हो जाएगा डू नॉट डीजनरेट। तो इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं रही, ये स्प्लिट हो गई है बेटा दो हिस्सों में। एक हिस्सा बन जाता है T2G और एक हिस्सा बन जाता है Eg। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर सकता है। इसी जंपिंग की वजह से कलर शो होता है बेटा, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो ये हमारे पास हमारा केस था बेटा। अब इसमें हम इन्होंने बोला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है बेटा, जो कलर हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो कलर जो है, और जो कलर एब्जॉर्ब्ड होता है, जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है और जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बेटा। इसको आप आसान भाषा से ऐसे समझोगे, अगर लोअर लेवल से हायर लेवल जाने पे व्हाइट कलर एब्जॉर्ब हुआ तो बेटा ब्लैक शो होगा, उससे बिल्कुल अपोजिट। और अगर ब्लैक एब्जॉर्ब हुआ तो व्हाइट ऑब्जर्व होगा बेटा। तो यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, द ऑब्जर्व्ड कलर एंड द कलर एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, ये हमें मंसेल ने बताया हुआ था कलर व्हील के अंदर। तो ये रहा बेटा मंसेल का कलर व्हील, मैंने नीचे बताया हुआ है। जैसे ये वॉयलेट है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो है। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब हो गया तो येलो दिखाई देगा, येलो एब्जॉर्ब हो गया तो वॉयलेट दिखाई देगा। सिमिलरली ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री है ऑरेंज, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा ग्रीन। इसमें आई नहीं होता, इंडिगो, इंडिगो कलर नहीं होता, बाकी विब ग्योर वाले कलर ही हैं बेटा, विब ग्योर विदाउट आई। तो ये हमारे पास हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है बेटा। प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, और डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो। हाँ सर, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है T2G और Eg में, जी तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में रह जाते हैं। बेटा, यहाँ पे ना मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। उसका मैं रीजन आपको दे देता हूँ। जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया ना, तो एक लो एनर्जी हो गया, एक हाई एनर्जी हो गया। तो आपने +1 में ये रूल पढ़ा होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो लो एनर्जी वाले पहले भरे जाते हैं, हाई एनर्जी वाले बाद में भरे जाते हैं। तो इसलिए स्प्लिटिंग होने पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी ही होगी। पहले लो एनर्जी वाले भरे जाएंगे, उसके बाद ही हाई एनर्जी की बारी आएगी बेटा। इसे ना मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्योंकि वहां पे हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ये चीज वहां पे मेंशन होगी बेटा, ये चीज है। और कोई डाउट ओके है तो सर। पूछ लो।